हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं कि टीईटी के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और पिछले 2-3 दिन में मैं बहुत से कोचिंग संस्थानों का वीडियो देखा और उस वीडियो में मेरा उद्देश्य ये था कि उस कुछ क्वेश्चनों को आपके समझ सही तरीके से रखा जाए। तो एक महत्वपूर्ण संस्थान था जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था, जो उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसको आज हम लोग सही करते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी एग्जाम में अगर आप किसी क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते हैं तो सही तरीके से पढ़ना उस क्वेश्चन को आधे से ज्यादा हल करने के बराबर है। अगर किसी क्वेश्चन को सही तरीके से समझ जाते हैं तो उसका आधा पर्पज सॉल्व हो गया और आधा आपके कुछ जानकारियां हैं जो उससे जुड़ती हैं और उसको सही करने में हेल्प करती हैं। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला लिखा हुआ है भारत में लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है हिमालय की। 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, भारत में और हिमालय की। बहुत सारे लोग और बहुत से वीडियोज में ऐसा दिया हुआ है कि भारत में हिमालय की। सब लोग जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2। सब लोग ऐसा मतलब सारे बुक्स में है, और ऐसा है भी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। और दूसरी है कंचनजंगा। दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, K2 भी दिया हुआ है, कंचनजंगा भी दिया हुआ है। 2 ऑप्शन जो इसमें है माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी, दोनों भारत की नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और धौलागिरी भी नेपाल में है, वो भी 4थे या 5वें नंबर की सबसे ऊंची पीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं कि K2 है कहां, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे है कि K2 सही है कि कंचनजंगा सही है। तो K2 के बारे में अगर जानते हैं तो अगर आप मैप देखेंगे तो भारत का ये अपर मोस्ट पार्ट है, ऊपरी भाग है, जो जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। तो उसमें अगर किसी भी, हिमालय किसे कहते हैं? हिमालय एक बहुत से पहाड़ों की एक रेंज है, सीरीज है या श्रृंखला है। जैसे कोई पहाड़ ऐसे जा रहा है तो ये हिमालय, सपोज दैट ये हिमालय है, हिमालय की एक रेंज जा रही है। उसी तरह भारत में बहुत सारी पहाड़ों की श्रृंखला है। अब अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, जहां पे अलग अलग चीजें या जहां पे उसके अवस्थित है वो उसका नाम भी अलग अलग है। तो अगर K2 को देखा जाए तो K2 जिस श्रृंखला में है, जिस पहाड़ों की सीरीज में है, उसे कहते हैं काराकोरम। जो भारत की सबसे ऊपरी भाग में जो पहाड़ों की श्रृंखला पाई जाती है उसे कहते हैं काराकोरम। अब K2 काराकोरम में है। ये जो क्वेश्चन दिया है हिमालय का दिया है, हिमालय के बारे में पूछा है, तो K2 तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि K2 काराकोरम रेंज में आता है। उसके नीचे लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर जो पहाड़ों की रेंज है, और उस जास्कर के जस्ट नीचे आएंगे तो पीर पांजल है, और हिमालय यहीं से निकलता है, जो नेपाल से होते हुए वहां हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें जाता है, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख के नीचे जो जास्कर है
और पीर पांजल है, ये दोनों के बीच में कश्मीर वैली है। अब लद्दाख, जास्कर और पीर पांजल के बीच में बहुत सारी वैलीज हैं जो एक टूरिस्ट प्लेस बनाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। और टूरिस्ट प्लेस मतलब कि ऐसी जगह जो इन दोनों रेंज के बीच में कुछ प्लेन जगह पाई जाती है, जो और पहाड़ों की सुंदरता को अच्छी बनाती है। तो जितनी कुल्लू, मनाली और धर्मशाला, ये सब जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं, ये जास्कर और पीर पांजल के बीच में है, और कश्मीर वैली तो है ही। तो ये K2 जो है काराकोरम रेंज में है, हिमालय उससे बहुत नीचे से शुरू होता है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंचनजंगा होगा, जो सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम जो भारत का एक राज्य है, उस राज्य में कंचनजंगा अवस्थित है। और ये हिमालयन रेंज में आता है। अब इधर हिमालयन रेंज की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हिमालयन रेंज में आप देखते हैं कि जो हिमालय का लोअर पार्ट है, जो दक्षिणी नीचे वाला, जो इधर राजस्थान से स्टार्ट होता है, उससे कहते हैं शिवालिक माउंटेन। और जब थोड़ा सा और ज्यादा माउंटेन स्टार्ट हो जाएगा तो उसे कहते हैं ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय का ज्यादातर पार्ट नेपाल में आता है। और लोअर पार्ट शिवालिक, जो अधिकतर उसके फुट हिल है, वो भारत के राजस्थान और दिल्ली के कुछ पार्ट में, और इधर पंजाब, उत्तराखंड के जगहों पे ये हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां पाई जाती हैं। शिवालिक से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको ग्रेट हिमालय होगा, उधर जाएंगे तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। तो हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन में दो डिफिकल्टी लेवल है। पहला है भारत में और हिमालय की। अगर वो केवल भारत में पूछता तब तो K2 सही है। वो पूछ रहा है हिमालय की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। K2 काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग दिया है कि शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में द्वितीय पक्ष कौन सा है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ब्लूम ने 3 शिक्षण उद्देश्य बताए। तो शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए। पहला ज्ञान, और दूसरा है एटीट्यूड, नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज, और स्किल। ज्ञान, भाव, और ये हो गया दक्षता। बहुत सारे परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, अगर उसको एजुकेशनल फिलॉसफी या पेडागॉजी के, तो उसमें जो बेंजामिन ब्लूम की जो 1950 के करीब उन्होंने रिसर्च किया या जो लेक्चर्स है उसको संपादित किया, तो उसके आप देखेंगे तो जो शैक्षिक उद्देश्य वो प्रतिपादित किए, उसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन का है तो 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अब इसमें पूछ दिया है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण में द्वितीय पक्ष कौन सा है। द्वितीय पक्ष कौन सा है? तो पहला पक्ष है इसका ज्ञान, और दूसरा पक्ष है भाव, एटीट्यूड,
और तीसरा है दक्षता। नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल, यही बेंजामिन ब्लूम ने 3 उद्देश्य बताए। अब जो नॉलेज का डिफिकल्टी लेवल भी वो डिफाइन किए, उसको भी प्रतिपादित किए, उसको भी एक्सप्लेन किए। वो इस नॉलेज का डिफिकल्टी लेवल कौन कौन से हैं, तो इस डिफिकल्टी लेवल को उन्होंने 6 डोमेन में डिवाइड किया और उसको थिंकिंग स्किल बोलते हैं। तो सबसे जो नीचे थिंकिंग स्किल है रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर, उसके ऊपर है अंडरस्टैंडिंग, याद करना, रिकॉल करना, समझना, और उसके ऊपर है अप्लाइंग, इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, और उसके ऊपर है एनालाइजिंग, उसको गलत सही, उसको विभिन्न भागों में डिवाइड करना, और उसके ऊपर है इवेल्युएटिंग, और सबसे ऊपर है क्रिएटिंग, कि कोई चीज नहीं बनाना। तो ये जो 6 नॉलेज का 6 डिफिकल्टी लेवल वो प्रतिपादित किए, जिसको कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण। अब किसी चीज का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे लोअर लेवल से आप सबसे टॉप लेवल पे जाते हैं। तो अगर थिंकिंग स्किल का वर्गीकरण करते हैं डिफिकल्टी लेवल से, तो सबसे लोअर डिफिकल्टी लेवल है नॉलेज का रिमेम्बरिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, याद करना, समझ बढ़ाना, उसको अप्लाई करना, उसको अलग करना, समझ के कि ये इस कैटेगरी में आएगा, वो उस कैटेगरी में आएगा, इवेल्युएट करना, उसको चेक करना कि ये गलत है सही है, और सबसे टॉप पे है क्रिएटिंग। जब आप नॉलेज को 6 डिफिकल्टी लेवल में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं आप ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से ये फेमस है। पूरे एजुकेशनल पेडागॉजी में ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम फेमस है, और बहुत सारे स्कूलों में इसको चस्पा किया गया है, इसको लगाया गया है, और ये सीखने में बहुत हेल्पफुल है या कारगर है। कोई भी चीज सीखना है तो सबसे पहले उसको रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो इसकी लेवल जो है थिंकिंग की, सोच या ब्रेन की जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ऊपर चल। क्रिएटिंग सबसे टॉप लेवल पे, कोई चीज नया बनाते हैं तो क्रिएटिंग टॉप लेवल पे। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि निम्न में से ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा उद्देश्य कौन सा है। ये दूसरे एग्जाम में आएगा कि ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका तीसरा उद्देश्य क्या है, क्योंकि ज्ञान को 6 डिफिकल्टी लेवल में डिवाइड कर दिया गया, तो उसका तीसरा उद्देश्य है अप्लाइंग। तो अगर ये 2 चीजें आप समझ लेते हैं तो पेडागॉजी में आपको कुछ न कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे बेंजामिन ब्लूम ने 1930 और 60 के बीच में जो कुछ और एजुकेशनिस्ट के साथ मिलके उन्होंने ये थियरी या कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमी को प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य 3 बताए। ये जो 3 शिक्षा के उद्देश्य हैं, ज्ञान, भाव और दक्षता, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल। और नॉलेज के जो डिफिकल्टी लेवल है
वो 6 उन्होंने बताया। अब इसी को कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी का इतना है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में, बच्चों को एनालिसिस करने में ये टेक्सोनॉमी यूज होती है। कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो वो क्वेश्चन बनाने में कुछ क्वेश्चन रिमेम्बर के रखते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग के, कुछ अप्लाइंग के, कुछ क्रिएटिंग के। तो कोई भी एग्जाम होता है जिसमें पेडागोजी शामिल है तो उसमें इस ब्लूम टेक्सोनॉमी से 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, जो अगर आप इतनी बातें समझ जाते हैं तो ये आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन दिया है कि बीटी कपास क्या है? बीटी कपास तो सबसे पहले कपास तो सब लोग जानते हैं, कॉटन एक प्लांट होता है जिससे उसके फ्रूट से फाइबर निकलते हैं और वो फाइबर सीड के चारों ओर पाए जाते हैं, जिसे सीड हेयर भी बोलते हैं। और वो उसको कलेक्ट करके कपड़े बनाया जाता है। कॉटन इसीलिए फेमस है कि उससे आप उसके फाइबर से आप बहुत सारे कपड़े बनते हैं। तो कपास सब लोग जानते हैं कि उसके फ्रूट से सीड हेयर फाइबर निकलता है। अब बहुत सारे जो अगर इसको लार्ज स्केल में ग्रो कराते हैं, अब इस समय होता भी है कि लार्ज स्केल में ग्रो होता ही है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कपड़ा मिल पाता है पहनने के लिए। तो लार्ज स्केल पे ग्रो कराते हैं तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं, पतंगे हैं, पैरासाइट हैं जो इस प्लांट पे आश्रित हैं और इसको भोजन बनाते हैं, इस प्लांट को। तो भोजन बनाने के क्रम में ये जब आप इसको लार्ज स्केल पे ग्रो कराते हैं क्रॉप के रूप में, तो ये भोजन बनाने के क्रम में उस कीट पतंगे उसको खा जाते हैं, जिससे फसल नुकसान होती है। तो उस क्रम में बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे पौधों पे रिसर्च हुए जो फसल के रूप में पूरे विश्व में उपयोग की जाती है। तो उसमें पाया गया कि कुछ ऐसे कीट हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें बहुत सारे रिसर्च के क्रम में इसको और मॉडिफाइड किया गया, डेवलप किया गया, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा कपास दे सके। तो उसी क्रम में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। अब जो बीटी लिखा हुआ है इसी बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस, इससे लिया गया है, दूसरा टी इससे लिया गया। तो ऐसा नाम क्यों रखा गया है जिसमें किसी कपास के पौधे के नाम को एक बैक्टीरिया के नाम से जोड़ दिया गया है? तो इसलिए जोड़ा गया है कि इस बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया में एक स्पेशल जीन पाया जाता है। अब जीन उसे कहते हैं जो किसी भी जीव में कोई स्पेशल कैरेक्टर है या गुण है, उस गुण को कंट्रोल करता है। तो जीन उसे कहते हैं जो किसी जीव के गुण को कंट्रोल करने वाला मटेरियल। अब बेसिलस thuringiensis जो बीटी है, बीटी में कौन सा गुण पाया जाता है कि इसमें एक ऐसा केमिकल बनाने वाला गुण है जो इस कपास पे जो कीट पाया जाता है उसको मारने में सहायक होता है। तो उस जीन को इस बैक्टीरिया से निकाल के इस कपास के जीन में इंसर्ट कर देता है, उसके जीन में डाल दिया जाता है, उसके जीन के साथ समन्वय बना दिया जाता है।
या कह सकते हैं कि उसको अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अगर इस बैक्टीरिया के जीन को इस कपास पौधे के जीन में जोड़ देते हैं तो वो कपास भी जो केमिकल बैक्टीरिया बनाता था वो कपास बनाने लगता है, और वो जो इस पे कीट जो पैरासाइट है, परजीवी है कपास पे, वो अपने आप मर जाता है। तो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, जो इसके जीन को निकाल के इस कपास में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो एक ट्रांसजेनिक पौधा हो गया, क्योंकि इसमें बीटी भी जुड़ गया है और कपास तो है ही, तो ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है कि ट्रांसजेनिक प्लांट को क्या कहते हैं, कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट का डिफिनीशन है। कुछ ब्रिंजल है, बैंगन भी आ गए हैं, जो भारत में जब भी कभी इस तरह के पौधे इंट्रोड्यूस होते हैं तो जो पारंपरिक खेती करने वाले लोग हैं इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर एक बार कपास को, इस टाइप के कपास को आप इम्प्लांट कर दिए, उसके खेती के लिए लगा दिए, तो क्या होता है कि जो सीड आया उसको फिर अगेन हम लोग जो पारंपरिक खेती है उसमें सीड में अगेन उसको इम्प्लांट करते हैं, फिर पौधा आ जाता है। इसमें क्या विशेषता है कि ये जो सीड है, ये उस सीड को फिर से आप नहीं लगा सकते, एक ही बार यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं टर्मिनेटेड सीड। अब वो सीड जो बना रहा है कंपनी, उसी कंपनी से आपको फिर से सीड लेना पड़ेगा। उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक यही है कि सीड की प्रॉब्लम है। जब भी एक बार आप उसको बो दिए तो फिर दोबारा नहीं बो सकते, फिर आपको सीड उसी कंपनी से लेना पड़ेगा। अब वो कंपनी इस बैक्टीरिया को ग्रो कराती है, इसमें से जीन निकालती है और इसमें इंसर्ट कराती है, तब ये तैयार करती है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल और थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में उसको मनी और जो भी चीजें लगती है तो उसको चाहती है कि सारे लोगों से हम वसूल लें। तो ये होता है ट्रांसजेनिक प्लांट, कि दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे किसी जीव का जीन दूसरे में इंसर्ट करना, इम्प्लांट या अटैच कर देना, जोड़ना। तो बीटी कॉटन ऐसा पौधा है जिसमें बैक्टीरिया के जीन को कपास में इंसर्ट कर दिया गया है, जिससे उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप हो गया है, और वो कैरेक्टर दूसरे जो कीट है उसको मारने में हेल्प करता है। तो ये हो गया कपास का एक क्वेश्चन जो एक सीईटी के एग्जाम में आया था। तो बीटी कॉटन का ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अब निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीज अब ये भी क्वेश्चन कोई, मैं जो क्वेश्चन कलेक्ट करने के लिए जो वीडियो देख रहा था उसमें भी जो एक्सप्लेन करने वाले या बताने वाले जो शख्स थे उसको भी सही से नहीं बता पाए कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को कैसे आसानी से आप अलग कर सकते हैं। कोई पौधा कैसे द्विबीजपत्री, अब जो एक्सप्लेन कर रहे थे उनका कहना था कि जिसमें 2 पत्ते होते हैं वो द्विबीजपत्री है, और 2 जिसमें 1 पत्ते होते हैं वो एक बीजपत्री। ऐसा नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कि ओरिजिनली होता क्या है। इसमें पहला दिया है बांस, दूसरा दिया है केला, और तीसरा दिया है गन्ना, और चौथा दिया है सरसों। तो जो आपके आसपास जितने पौधे दिखाई दे रहे हैं उन पौधों को देखेंगे तो या तो वो एक बीजपत्री हैं या द्विबीजपत्री हैं। अब एक बीजपत्री द्विबीजपत्री नाम इसलिए पड़ा कि अगर किसी के बीज को, सीड को
तोड़ते हैं तो अगर उसमें दो भागों में वो डिवाइड हो जाता है क्लियरली तो उसे द्विबीजपत्री, और दो भागों में नहीं डिवाइड होता है तो उसे एक बीजपत्री कहते हैं। अब जैसे चना है, चना को आप देखते हैं तो तोड़ते हैं तो हम दो भागों में बट गया तो वो दो बीजपत्री हो गया। जैसे गेहूं देखेंगे तो गेहूं दो भागों में नहीं बढ़ता है। जैसे मक्का देखेंगे तो मक्का दो भागों में नहीं बढ़ता है। जैसे आप देखेंगे सरसों, सरसों भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये हो गया द्विबीजपत्री, जिसमें उसके सीड में दो बीज के पत्र पाए जाते हैं, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। अब हम आसानी से कैसे किसी पौधे को पहचानेंगे कि वो एक बीजपत्री है और कौन द्विबीजपत्री है? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें से सारे पौधे आप लोग देखे होंगे, बांस का भी देखे होंगे, केला का भी देखे होंगे, गन्ना का भी देखे ही होंगे और सरसों का देखे ही होंगे। सबसे उसके जो बाहरी देखने से जो पता लगेगा कि जितने भी एक बीजपत्री हैं उसमें जो उसके लीफ पे जो वेन्स हैं, रेखाएं हैं, वो समानांतर है। इस तरह सभी एक बीजपत्री में समानांतर लीफ पाई जाती है और सभी द्विबीजपत्री में रेटिकुलेट पाई जाती हैं, ऐसे मिश्रित पाई जाती हैं। ये द्विबीजपत्री का है। जाल पाया जाता है, इसमें जाल नहीं पाया जाता। तो आप देखेंगे बांस में भी वही है, सीधा साधा। केला में भी सीधे सीधे पाया जाता है, गन्ना में भी सीधे सीधे पाया जाता है। सरसों में क्या है कि इस तरह की पत्ती पाई जाती है, तो सरसों द्विबीजपत्री। एक तो डिफरेंशिएट सबसे आसान यही है कि उसकी पत्ती को देख के आप बता सकते हैं कि ये द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है, और दूसरा उसके सीड को, उसके बीज को देख के बता सकते हैं। तीसरा ये है कि जिस एक बीजपत्री का पौधा है उसका रूट जो है फाइब्रस है। जैसे धान का आप देखे होंगे, धान का रूट फाइब्रस है एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री में उसका रूट एडवेंशियस है। इस तरह है। एक बीजपत्री में फाइब्रस रूट है इस तरह, और द्विबीजपत्री में ऐसे रूट, मूसला जड़ और ये अपस्थानिक जड़। एक बीजपत्री में अपस्थानिक और द्विबीजपत्री में मूसला जड़ पाई जाती है। तो ये हो गया द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के संबंध में। अब जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अधिकतर पौधों को आप देखे ही रहते हैं, तो उसमें से आप उसकी पत्तियों से संबंध देख के आप जान सकते हैं कि वो एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री। अब आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक क्यों जारी की जाती है? और रेड डेटा बुक है दो संस्थाएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत फेमस है। पहले भी बताया है। एक है WWF। अब बहुत से एग्जामों में इसका फुल फॉर्म भी पूछा है। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, क्यों सिंपल क्वेश्चन का डिस्कशन का कोई वो मैटर नहीं है कि आप ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस इसलिए बहस कर रहे हैं। ये कोई बहस का क्वेश्चन नहीं है। ये अब इसके फुल फॉर्म पे बहस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहस करने के लिए नहीं है। जैसे वर्ल्ड वाइड फंड, इसका नाम है एफ से फंड। तो ये क्वेश्चन आया है, देखें हम बहुत से एग्जामों में, या फिर टीईटी के भी एग्जाम में आया है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है। अब इससे रिलेटेड सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो प्रथम संस्था स्टेबलाइज हुई वर्ल्ड वाइड फंड, पिछले वीडियो में हम बताए थे।
और दूसरी है IUCN। अब जैसे इसका नाम है फंड, तो जितना भी फंड इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है, उसको डिफरेंट अलग अलग समूहों में बांटना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। IUCN अब ये केवल फंड से रिस्पॉन्सिबल है, पैसे से काम करती है। जो फील्ड पे काम करना है ये IUCN करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब किसी वीडियो में हम देखें तो उसमें आई को कह रहे हैं इंडिया, जबकि ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, IUCN। अब IUCN फिजिकली काम करने के लिए जिम्मेदार है। जो WWF का कंसेप्ट है, जिसके लिए स्टेबलाइज किया गया, उस कंसेप्ट को धरातल पे प्रतिपादित करने के लिए, तो IUCN एक बुक रिलीज करती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। और ये इस बुक में जीवों के बारे में विस्तृत, अब किस प्रकार के जीव, जो जिसके जीवन को खतरा है, जिसके जीवन खतरे में आने वाला है, वल्नरेबल स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, थ्रेटेन स्पीसीज, इस तरह के जीवों का डेटा पब्लिश करती है, मतलब उसका विवरण। इस समय डेटा तो बहुत फेमस वर्ड है, तो डेटा में होता है विवरण पब्लिश करती है एवरी ईयर, कि अगर हम इस जंतु के बारे में ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में इसका कुछ काम खत्म हो सकता है। और ये गवर्नमेंट को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सूचनाएं और अवेयरनेस ये बताती रहती हैं कि आप ऐसा काम कीजिए, आपके एरिया में ये जंतु खत्म होने वाला है, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। गवर्नमेंट को भी ये इंडिकेट करती रहती है कि आप इस जंतु के बारे में आप प्रिकॉशन लीजिए, कुछ योजनाएं बनाइए। जैसे इंडिया में टाइगर का नंबर कम हो रहा था, तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर कुछ प्रिकॉशन लिया, कुछ कार्य योजना बनाई, और उस कार्य योजना के फलस्वरूप इंडिया में टाइगर का नंबर बढ़ता गया। तो IUCN एक बुक रिलीज करती है जिसमें जंतुओं और पौधों के बारे में विस्तृत विवरण रहता है कि कौन सा पौधा, जैसे एक मेघालय में पाया जाने वाला कीटभक्षी पौधा, वो भी इंडेंजर स्पीसीज में आ गया है। तो ऐसे पौधे भी इंडेंजर स्पीसीज में आ जाते हैं जो जिनको संरक्षित करने की जरूरत होती है। तो ये रेड डेटा बुक IUCN रिलीज करती है। तो उसमें क्वेश्चन में यही था कि रेड डेटा बुक क्या है। तो रेड डेटा बुक ऐसी एक बुक है या सूचनाओं का विवरण है जिसमें विलुप्त होने वाले या विलुप्त होने के कगार पे जो एनिमल हैं, इंडेंजर एनिमल इसे कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स आर प्लांट्स। जो विलुप्त होने के कगार पे है, अगर हम कुछ उसके बारे में योजनाएं नहीं बनाए तो वो विलुप्त हो सकते हैं। तो इंडेंजर्ड एनिमल का विवरण इसमें एवरी ईयर रिलीज होता है, जारी होता है। तो ये बुक रिलीज करती है IUCN, जो एक इंटरनेशनली रिनाउंड और फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रकृति के संसाधनों को बचाने के लिए प्रयास करती है। तो ये हो गया ये रेड डेटा बुक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कॉजेज एसिड रेन के कौन कौन से कारण हैं? एसिड रेन के कारण
सबसे पहले आप जान लीजिए कि एसिड H2SO4 है। SO4 H2 ये दोनों मिलते हैं तो एसिड रेन के लिए जो कंडीशन है या वातावरण है तैयार होता है। तो SO4 इन्वायरमेंट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलता है और एक फैक्ट्रियों से भी निकल सकता है और ये हाइड्रोजन से मिलता है और दोनों मिलके H2SO4 बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया है उसमें SO2 दिया है। तो SO2 सल्फर हमेशा हाइड्रोजन से मिलने के लिए एग्रेसिव रहता है, इससे H2SO4 बनता है। तो एसिड रेन के लिए सल्फर ही रिस्पॉन्सिबल है। अब वो सल्फर जब भी हाइड्रोजन से मिल जाता है वो एक एसिड बन जाता है जिससे एसिड रेन की घटनाएं हो सकती हैं। अब एसिड रेन की इंडिया में किस प्रदेश में सबसे पहले घटना पाई गई? तो केरल इसमें सबसे मुख्य रूप से है प्रदेश जो जिसमें एसिड रेन की घटना पाई गई है। तो ये हो गया एसिड रेन से संबंधित। और विश्व स्तर पर देखेंगे तो इटली में कुछ एसिड रेन की घटनाएं हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है? कौन बीमारी दूषित जल से? अब इसमें टीबी दिया है, टाइफाइड दिया है, एड्स दिया है और एनीमिया दिया है। अगर बीमारियों के बारे में जानते हैं तो टीबी बैक्टीरिया से है जो एयर के थ्रू फैलता है। टाइफाइड का ऑप्शन ज्यादा सही है। एड्स भी वायरस से होता है जो बॉडी फ्लूइड एक दूसरे में ट्रांसफरेबल है तब जाके एड्स होता है। एनीमिया तो एक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी है। तो टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो दूषित जल से होती है और किसी भी एरिया में अगर टाइफाइड फैलती है तो दूसरे लोगों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूषित जल और दूषित भोजन से, क्योंकि ये शायद मक्खियां इसको एक भोजन से दूसरे भोजन में ट्रांसफर करती है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। तो ये हो गया दूषित जल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अच्छा, मकड़ी की टांगे होती हैं। मकड़ी ये भी क्वेश्चन अब इसमें दिया है 6, 8, 4, 5। मकड़ी की टांगे। अब कीट जितने हैं सभी कीट आर्थ्रोपोडा में आते हैं जिसके ज्वाइंटेड लेग हैं। मतलब आर्थ्रोपोडा मतलब जिसके लेग ज्वाइंट है। ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट तो सबके हैं सभी जंतुओं के, लेकिन वो बाहर से ज्वाइंट दिखाई देते हैं ऐसा कहा जाता है। अब जिस कीट के 6 हैं, अब उसमें से सभी कीट के ज्वाइंटेड लेग हैं लेकिन उसमें भी डिफ्रेंशिएट अलग अलग हैं। जिस कीट के 6 हैं वो कीट में आते हैं और जो 6 नहीं है वो कीट में नहीं आते, इंसेक्ट में आते हैं। कीट अब 6 वाले ही कीट में आते हैं। जितने भी मच्छर, मक्खी, सभी के, मधुमक्खी, ड्रैगन फ्लाई और भी आप ग्रास होपर, मेंटिस पे, ये सब के 6 लेग हैं तो ये कीट में आते हैं। और जिसके 6 लेग नहीं उससे ज्यादा हैं, जैसे मकड़ी, बिच्छू, टिक, ये सब ऐसे हैं। इसको समझ लेना है कि ये सब कीट में नहीं आते। इसके 8 लेग होते हैं। मकड़ी, बिच्छू, टिक,
तो इसीलिए इनको अलग ग्रुप में रखा गया है क्रूटेशियन में। और इसमें झींगा मछली भी है। अब झींगा मछली को बोलते हैं क्रेफिश। क्रेफिश ऐसी फिश जो कटी हुई है कई जगह से। तो अब बहुत सोचते हैं कि ये मछली है, मछली है नहीं, ये आर्थ्रोपोडा का एक ग्रुप है क्रूटेशियन, उसमें आते हैं। तो क्रेफिश हमेशा याद रखिए कि ये मछली नहीं है। और ये सब कीट नहीं है, मकड़ी, बिच्छू, टीक, झींगा, ये कीट में नहीं आते। कीट में कौन आते हैं? मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, ये सब कीट में आते हैं, क्योंकि इनके पास 6 लेग हैं और इनके पास 6 से ज्यादा पैर हैं। क्रेफिश, झींगा मछली के भी 6 से ज्यादा पैर हैं, ये भी क्रूटेशियन में आते हैं। आज के वीडियोज में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।